Hi, hello, good morning. My name is C. Abhijit Sahu and I welcome you all to this रिवीजन लेक्चर। तो आज अपने रिवाइज करने वाले हैं जो अपना लास्ट वाला थ्योरेटिकल चैप्टर है ना भाई, आज अपने वो रिवाइज करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको क्लास में बता रखा हूँ, देखो यहाँ पर मैंडेटरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सबसे पहला एंड कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, दैट इज कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों को कंपल्सरीली अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही करना है? तो ऐसे कौन लोग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। सबसे पहला है आपका कंपनी एंड फार्म। तो एक कंपनी या फिर एक पार्टनरशिप फार्म को, ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप फार्म विल ऑल्सो इंक्लूड योर एलएलपी। तो एक कंपनी और एक फार्म को मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। नेक्स्ट, पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहले तो यहां तक समझते हैं। पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, पर्सन जो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, बट अदर देन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इट मीन्स वो किस टाइप के रेसिडेंट इंडिविजुअल का बात कर रहा है? वो बात कर रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो पर्सन बीइंग ए इंडिविजुअल, पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो एक एसेट आउटसाइड इंडिया का बेनिफिशियल ओनर है, या फिर एक एसेट आउटसाइड इंडिया का बेनिफिशियरी है, या फिर एक अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है आउटसाइड इंडिया, उस अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है। इन दैट केस सच रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैज टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। दोबारा रिपीट करता हूं भाई, यहां पर बात कर रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। तो अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बेनिफिशियल ओनर है ऐसे एक एसेट का जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियरी है ऐसे एक एसेट का जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, या फिर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है फॉर ए अकाउंट विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, इन ऑल दिस केस सच रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट शुड फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरीली। बट यहां पर एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है, लेट सपोज मेरा भाई एक एसेट का बेनिफिशियल ओनर है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मेरा भाई एक एसेट का बेनिफिशियल ओनर है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और उस एसेट का बेनिफिशियरी मैं हूं। मेरा भाई बेनिफिशियल ओनर है और मैं हूं बेनिफिशियरी। किसका भाई? ऐसे एक एसेट का जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। चलो बराबर। अब उस एसेट से जो भी इनकम आता है ना, उस एसेट से जो भी इनकम आता है, उस इनकम को मेरे भाई ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर रखा है और उसके ऊपर टैक्स भी दे रखा है। मेरा भाई जो उस एसेट का बेनिफिशियल ओनर था, बेनिफिशियल ओनर ने उस एसेट से जो भी इनकम आया, सारे इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर रखा है और उसके ऊपर टैक्स भी दे रखा है। इन दैट केस एज ए बेनिफिशियरी मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का और कोई जरूरत नहीं है। एज पर दिस पॉइंट आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ये लिखा गया है आपका यहां पर, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, सो एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वहां से जो भी इनकम आ रहा है, अगर बेनिफिशियल ओनर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को इंक्लूड कर रखा है, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ बेनिफिशियरी टू फाइल हिज मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगर ऐसा हो कि जो आपका बेनिफिशियरी है, हमारे एग्जांपल में बेनिफिशियरी मैं था, चलो ठीक है यार, जो बेनिफिशियल ओनर था मेरा भाई था, वो तो ठीक है, फॉरेन एसेट से जो भी इनकम आया वो इनकम वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दिया, इसलिए अब एज ए बेनिफिशियरी मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। बट क्या हो अगर मैं इन कंडीशंस में कवर हो जाता हूं एज ए बेनिफिशियरी? ठीक है, एज ए बेनिफिशियरी एज पर दिस कंडीशन मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इन कंडीशंस में कवर हो जाता हूं तो क्या इन दैट केस मुझे अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा भाई। तुम इस कंडीशन से बच गए, बट अगर तुम इधर कवर हो जाते हो, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना तुम्हें एज पर दिस कंडीशंस। ओके, ठीक है, चलो 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एंड एजेपी, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एंड एजेपी जिसका टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी जिसका टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को। बट ध्यान रखना भाई, यहां पर जब तुम टोटल इनकम का कैलकुलेशन करोगे ना, फॉर दिस पर्पस तुम जो टोटल इनकम को कंसिडर करने वाले हो ना, दैट इज टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 से
एंड बिफोर एग्जम्पशंस ऑफ 54 सीरीज। सो चैप्टर 6A के डिडक्शंस को कंसिडर करने से पहले एंड 54 सीरीज के एग्जम्पशंस को कंसिडर करने से पहले जो तुम्हारा टोटल इनकम है ना भाई, वो टोटल इनकम तुम्हें कंसिडर करना है फॉर दिस प्रोविजन। ओके, और अगर वो टोटल इनकम एक्सीड करता है तुम्हारे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, इन दैट केस यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ओके, इट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूं सर यहां पर ये जो टोटल इनकम का बात कर रहा है ना, बेसिकली ये है ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर रिड्यूसिंग exemptions of 54 series, gross total income before reducing exemptions of 54 series. Okay, when I'm saying 54 series means 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, जो पूरा आपने टेबल पढ़े थे वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। ओके, ठीक है, चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट, पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब इसका ना मैं एक कोड वर्ड आपको बताया था ना, अगर आप लोगों को याद हो, कोड वर्ड था अपना 121617, 121617। ओके, ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स का एक कोड वर्ड था 121617। ओके, अब ये कोड वर्ड को जरा सा डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रखा है मोर देन 1 CR का। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसके करेंट अकाउंट में ना, उसके करेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रखा है मोर देन 1 CR का, मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करके चलेगा। ओके, 1 हो गया भाई, 1 हो गया अपना, 1 हो गया। नेक्स्ट 2 में चलते हैं। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो फॉरेन ट्रैवल में खर्चा कर रखा है मोर देन 2 लाख। पर्सन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉरेन ट्रैवल में मोर देन 2 लाख का खर्चा कर रखा है। अब ये खर्चा वो अपने लिए भी कर सकता है, किसी और के लिए भी कर सकता है। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर्ड एक्सपेंसेस मोर देन 2 lakhs फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री। तो ऐसा कोई पर्सन जो अपने फॉरेन ट्रैवल पे या फिर किसी और के फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर रखा है मोर देन 2 lakhs का। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज ए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ मोर देन 1 lakh। ऐसा कोई पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मोर देन 1 lakh का है। incurred expenses more than 1 lakh towards electricity consumption। ओके, सो ये हो गया आपका 1 to 1। ओके, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाई तुम्हारा अगर करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रखा है मोर देन 1 CR का, तुम फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर रखे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मोर देन 1 लाख का है, इन दैट केस तुम्हें अपना मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है। 1 to 1 तो हो गया। सर ये 617 क्या है? चलो 617 बताने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लो भाई, इधर जो मैंने 7 लिखा है ना, it is 2 plus 5, it is 2 plus 5, this is your 2 plus 5 equal to 7। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो 617 सबसे पहले 6 से स्टार्ट करते हैं। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो अगर एक बिजनेस कर रहा है और अगर उस बिजनेस का टर्नओवर इज मोर देन 60 lakhs, 6 इज फॉर 60 lakhs। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो एक बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस का जो टर्नओवर है ना दैट इज मोर देन 60 lakhs, इन दैट केस उसे मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस का जो टर्नओवर है या फिर टोटल सेल्स है दैट इज मोर देन 60 lakhs, इन दैट केस मैंडेटरीली उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब वो एक प्रोफेशन में है, ओके, और उस प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है ना दैट इज मोर देन 10 lakhs। अगर प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 10 lakhs है, इन दैट केस ऑल्सो उसे मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है। ओके, नेक्स्ट, पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज एग्रीगेट TDS एंड TCS क्रेडिट ऑफ 25,000 और मोर। पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसका TDS एंड TCS क्रेडिट कंबाइनली 25,000 या फिर 25,000 से ज्यादा है, इन दैट केस ऑल्सो उसे मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है। ओके, दैट इज योर 2 plus 5। ओके, ये जो आपका 2 plus 5 है ना दैट इज 25। ओके, 7 को मैंने डिवाइड किया था 2 plus 5 25, तो 25 इधर काम आ गया। ओके, 6 और 1 तो हो गया था 6 for 60 एंड 1 for 10। ओके, चलो नेक्स्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट हो रखा है सेविंग बैंक अकाउंट में 50 lakhs और मोर का। ओके, ऐसा कोई पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रखा है 50 lakhs और मोर का, इन दैट केस ऑल्सो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करके चलना है। ओके ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट ध्यान रखना, वो जो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट वाला जो पॉइंट पड़े ना, जहां पर 25,000 वाला लिमिट था, 25,000 और मोर का अगर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट हो, इन दैट केस मैंडेटरीली उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है। ये जो 25,000 वाला लिमिट है, इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया जाएगा अगर तुम्हारा जो पर्सन है ना वो एक सीनियर सिटीजन है तो। ओके, दैट हैज बीन रिटन हियर। ओके, सो 25,000 की जगह इसको 50,000 कर दिया जाएगा इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। एक बार वर्ड ऐड कर लो, यहां पर रेसिडेंट है, यहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है, इट विल बी रेसिडेंट। ओके, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इन दैट केस जो 25,000 वाला लिमिट है वो बढ़ के 50,000 हो जाएगा। ठीक है। ओके, अच्छा सर, यहां पर ये वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया सर, यहां पर दे रखा है सेविंग बैंक अकाउंट में अगर डिपॉजिट होगा 50 lakhs और मोर का। सर ये बैंक अकाउंट वाला और एक लिमिट भी था ना, यस बराबर इधर था भाई, वो था तुम्हारा करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है मोर देन 1 CR, इन दैट केस मैंडेटरीली आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है 50 lakhs और मोर, इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो 617 था, ये 617 दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 6 इज फॉर 60, अगर तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर इज मोर देन 60 lakhs। 1 इज फॉर 10, अगर तुम्हारा प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है दैट इज मोर देन 10 lakhs। 7 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 + 5। अगर तुम्हारा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट इज 25,000 और मोर, इन दैट केस तुम्हें मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जो पर्सन है वो एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, ये जो 25,000 वाला लिमिट है ना, इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया जाएगा। और अगर तुम्हारे सेविंग बैंक अकाउंट में 50 lakhs और मोर का डिपॉजिट हो रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है, एंड फॉर दैट ये आपका 5 है। ओके, तो कोड हो गया 121617। 121617। 7 को हम बाइफरकेट करते हैं, दैट इज 2 + 5 7। ओके, आई होप अब देख लो भाई, अगर ये कोड से याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर तुम अपना भी कुछ कोड बना सको बना लो, बट याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज योर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर ये रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट्स क्या है? रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट्स क्या है भाई? 3 ड्यू डेट्स रहता है। एक रहता है तुम्हारा 30 नवंबर। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27। तो अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ 30 नवंबर 2026, 31 अक्टूबर 2026 एंड 31 जुलाई 2026। ओके, तो ये अपने 3 ड्यू डेट्स है। तो बेटा सर ये कौन सा ड्यू डेट किसको एप्लीकेबल है? ओके, सबसे पहले ऐसा कोई एसएससी जिसको रिपोर्ट देना है अंडर सेक्शन 92E, ऐसा एसएससी जिसको रिपोर्ट फर्निश करना है अंडर सेक्शन 92E। ये सर कौन सा रिपोर्ट है सर? ये कौन सा सेक्शन है? ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग के रिपोर्ट का बात किया जा रहा है, और ये जो सेक्शन है ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन है जो आप सीए फाइनल लेवल में पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्लास में ये बोल रखा था, ऐसे एसएससी जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं एंड जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपोर्ट फर्निश करना रहता है, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है दैट इज 30 नवंबर। उनके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर का। ओके, अच्छा, अब ऐसा कोई पार्टनरशिप फार्म है, अपना एक पार्टनरशिप फार्म है, अब वो पार्टनरशिप फार्म को भी ना ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। देयर इज अ पार्टनरशिप फार्म एंड उस पार्टनरशिप फार्म को भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो अगर उस पार्टनरशिप फार्म को ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, फॉर दैट पार्टनरशिप फार्म व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग? 30 नवंबर। तो अगर पार्टनरशिप फार्म के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 30 नवंबर, उस पार्टनरशिप फार्म के जो पार्टनर्स है उनके लिए भी ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग विल बी 30 नवंबर। ओके, so SSC including partner of firm being such SSC who is required to furnish report referred to in section 192E। ओके, ऐसे SSCs जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, वो along with that ऐसा कोई फार्म जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, उसके पार्टनर्स, उन सबको अपना रिटर्न फाइल करना है अप टू 30 नवंबर। सर 31 अक्टूबर किसके लिए ड्यू डेट है? सबसे पहले कंपनी, या फिर सबसे पहले तो कंपनी आएगा, दूसरे पर्सन्स other than company whose accounts are required to be audited। ओके, 2 पॉइंट्स। पहला तो कंपनी, भाई कंपनीज को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चलना है अप टू 31 अक्टूबर। और ऐसा कोई पर्सन जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली ऑडिट करवाना रहता है, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, उन सबको अपना रिटर्न फाइल करके चलना है अप टू 31 अक्टूबर। अब
अगेन सेम पॉइंट आ जाता है सर, एक पार्टनरशिप फार्म है, अगर एक पार्टनरशिप फार्म है और उस पार्टनरशिप फार्म को टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, इन दैट केस फॉर दैट पार्टनरशिप फार्म व्हाट विल बी योर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग? सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग विल बी 31 अक्टूबर। तो अगर पार्टनरशिप फार्म का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 अक्टूबर, उस पार्टनरशिप फार्म के जो पार्टनर थे उनके लिए भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर ही रहने वाला है। ओके, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था भाई। जब तक पार्टनरशिप फार्म का रिटर्न फाइल नहीं होता तब तक पार्टनर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका 31 जुलाई भाई, बाकी जो बच गए वो 31 जुलाई। ओके ठीक है चलो, अब यहाँ पर एक बढ़िया एक क्वेश्चन आता है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी को ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, देयर इज ए कंपनी एंड उस कंपनी को ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो अगर उस कंपनी को ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 31 अक्टूबर और 30 नवंबर? इट विल बी 30 नवंबर। ओके क्योंकि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाता है ना, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उनके लिए ड्यू डेट 30 नवंबर ही रहता है। ओके चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका रिटर्न ऑफ लॉस का। अब सर ये रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है? दैट इज यू हैव सम लॉस और तुम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो भाई अगर तुम्हारा रिटर्न ऑफ लॉस है ना, यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल दैट रिटर्न ऑफ लॉस विद इन द ड्यू डेट। इफ यू हैव ए रिटर्न ऑफ लॉस, अगर तुम्हारे रिटर्न में कोई लॉसेस है जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, इन दैट केस तुम्हें मैंडेटरीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। ये ऊपर के जो हमने ड्यू डेट डिस्कस किया ना, विद इन दिस ड्यू डेट आपको आपका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये अपने कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। ओके अगर तुम अपना इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल नहीं करते, इन दैट केस तुम इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दैट इज योर बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ये सब लॉसेस को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर तुम एक बिलेटेड लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हो। ओके बट ध्यान रखना, अगर तुम एक बिलेटेड लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हो, तुम एक लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हो आफ्टर द ड्यू डेट, इन दैट केस दो ऐसे लॉसेस है जिनको तुम फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक हो गया तुम्हारा लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया तुम्हारा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओके बट अब यहां पर भी और एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये जो है ना लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भाई ये तुम तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर तुम ओल्ड रिजीम में हो। अगर तुम न्यू रिजीम में हो, ये तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो अगर तुम न्यू रिजीम में हो और तुम न्यू रिजीम में एक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तुम न्यू रिजीम में हो एंड न्यू रिजीम में तुम एक बिलेटेड लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हो, इन दैट केस तुम सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके चलो, ये वाला पार्ट तो अपने डिस्कस कर ही रखे थे आपका वो कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाले चैप्टर में। चलो नेक्स्ट आ गया सर बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4), बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). सर बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो आफ्टर द ड्यू डेट, जो हमने ड्यू डेट ऊपर पढ़ा ना, 3 ड्यू डेट थे, अगर वो ड्यू डेट के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, दैट इज योर बिलेटेड रिटर्न। ओके विद इन द ड्यू डेट फाइल कर लेते हो, वेल एंड गुड, बट ड्यू टू सम रीजन अगर तुमसे वो ड्यू डेट मिस हो जाता है एंड तुम ड्यू डेट के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, दैट इज योर बिलेटेड रिटर्न। ओके अब बात है कि सर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने का कोई टाइम लिमिट है या फिर जब मन करे तब अपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम लिमिट है दैट इज 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीना पहले आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लेना है, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier। एक सेकंड सर, एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, सर अपना जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27, ये एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2027। उससे 3 महीना पहले इट विल बी 31 दिसंबर 2026। सो 31 दिसंबर 2026 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करके चलना है। ओके अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, इसके बाद तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। ओके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलेटेड रिटर्न, अगेन ये एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके एक ये मैं मार्क करा देता हूँ कौन से आईएमपी पार्ट है। एक ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ओके सो बिलेटेड रिटर्न के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? देखो तुम्हें 4 कॉन्सिक्वेंसेस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, जो अपने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वो वाला जो चैप्टर था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, आपको 234A में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट
आपको लेट फी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234F। 234F में आपको लेट फी पे करना पड़ेगा। सर कितना लेट फी पे करना पड़ेगा? लेट फी आपका रहता है 5,000 रुपया। फॉर ए बिलेटेड रिटर्न योर लेट फी इज 5,000 रुपीज। बट अगर आपका जो टोटल इनकम है ना इट इज अप टू 5 lakhs, इन दैट केस योर लेट फी अमाउंट विल बी 1,000 रुपीज। आपको लेट फी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप स्पेसिफाइड लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो तो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आप बिलेटेड लॉस रिटर्न फाइल करते हैं आप स्पेसिफाइड लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एंड नो डिडक्शन अंडर 80JJAA, 80QQB, 80RRB एंड 10AA। इन सेक्शंस के अंडर आपको डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। ओके, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 234A में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 234F में आपको लेट फी पे करना पड़ेगा। लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एंड ये जो आपके 4 सेक्शन है 80JJAA, 80QQB, 80RRB एंड 10AA, इनके डिडक्शंस भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। दिस आर योर कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा सर रिवाइज रिटर्न, सर रिवाइज रिटर्न क्या होता है? सर मैंने टाइम पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो किया था, जो अपना टाइम लिमिट है ना, जो अपना ड्यू डेट है ना 30 नवंबर, 31 अक्टूबर एंड 31 जुलाई, वो टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट मेरे को एप्लीकेबल था मैं वो टाइम लिमिट के हिसाब से अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल तो किया था। बट सर मेरे को बाद में पता चलता है उसमें कुछ गलती है, तो अब मैं उसको रिवाइज कराना चाहता हूँ। दैट इज योर रिवाइज्ड रिटर्न। तो क्या सर मैं रिवाइज रिटर्न कभी भी फाइल कर सकता हूँ या फिर उसका भी कोई टाइम लिमिट रहता है? बिल्कुल भाई, रिवाइज्ड रिटर्न का भी एक टाइम लिमिट रहता है। एंड रिवाइज्ड रिटर्न का जो टाइम लिमिट है दैट इज सेम एज बिलेटेड रिटर्न। 3 months prior to the end of the relevant assessment year and before completion of the assessment, whichever is earlier. Okay, so 31st December 2026 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर, विद इन दैट आपको आपका रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके चलना है अगर आपको लगता है कि आपका ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती है। ओके, अच्छा तो भाई सर आप ये बोल रहे हो कि जो मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था विद इन द ड्यू डेट, जो ओरिजिनल रिटर्न मैंने फाइल किया था विद इन द ड्यू डेट, उसके अगेंस्ट में मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। सर क्या मैं बिलेटेड रिटर्न का भी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? यस बिल्कुल, वो भी किया जा सकता है। आपने जो बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है आफ्टर द ड्यू डेट, आपने जो बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है उसका भी रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, बट विद इन दिस टाइम लिमिट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर रिवाइज रिटर्न कितनी बार फाइल कर सकते हैं? मैं अपना रिटर्न कितनी बार रिवाइज कर सकता हूँ? भाई जितनी बार करना है करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रिवाइज रिटर्न आप इन नंबर ऑफ टाइम फाइल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। रिवाइज रिटर्न शैल सब्सटीट्यूट और ओरिजिनल रिटर्न। जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो ना, जो आपका ओरिजिनल रिटर्न था ना दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय योर रिवाइज्ड रिटर्न। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव रिटर्न। सर ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? 3 रीजन से जिसकी वजह से एक असेसिंग ऑफिसर आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कर सकता है। सबसे पहला, जो तुम्हारा रिटर्न है ना वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं है। जो तुम्हारा रिटर्न है ना उसके साथ प्रूफ ऑफ टैक्स अटैच नहीं हुआ है। जो तुम्हारा रिटर्न है ना उसमें तुमने रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB सबमिट नहीं किया है। टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट, आपको टैक्स ऑडिट तो एप्लीकेबल है बट टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट तुमने सबमिट नहीं किया अपने रिटर्न के साथ। इन ऑल दिस केसेस योर रिटर्न विल बी कंसिडर्ड डिफेक्टिव। तो एक बार अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है, ये आपको 15 डेज का टाइम लिमिट देता है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। ओके, एक बार अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव कंसिडर कर दिया जाता है बाय द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर आपको 15 दिन का टाइम लिमिट देता है जो भी डिफेक्ट है ना उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो अगर 15 दिन के अंदर तुम डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लेते हो, वेल एंड गुड। ओके, बट अगर तुम 15 दिन के अंदर डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करते हो, इन दैट केस तुम्हारे रिटर्न को इनवैलिड कंसिडर कर दिया जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड दैट तुमने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया था। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेकिन सर अगर ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद तुम रेक्टिफाई करते हो तुम, बट 15 दिन के बाद करते हो, 15 दिन का टाइम लिमिट दिया गया था, तुम 15 दिन के बाद अपना रिटर्न रेक्टिफाई करते हो, इन दैट केस अब ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है। वो चाहे तो तुमसे ये जो डिले हुआ है उसको माफ करके तुम्हारे रिटर्न को वैलिड कंसिडर कर ले या फिर तुम्हारे रिटर्न को इनवैलिड रहने दे। ये कंप्लीटली असेसिंग ऑफिसर के मर्जी के ऊपर अभी आ गया। ओके ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर तुम रेक्टिफाई कर लेते हो, वेल एंड गुड। 15 दिन के अंदर तुम रेक्टिफाई नहीं करते हो, इन दैट केस तुम्हारा रिटर्न इनवैलिड हो गया। 15 दिन के बाद तुम रेक्टिफाई करते हो, फिर असेसिंग ऑफिसर के मर्जी के ऊपर है। अगर उससे मन किया तो वो तुम्हारे इस डिले को माफ करके तुम्हारे रिटर्न को वैलिड कंसिडर कर सकता है, अदरवाइज उसको इनवैलिड ही वो रहने देगा। चलो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। व्हाट इज दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स? सर जब हम असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो जो भी अपना टैक्स आएगा उसको एडजस्ट करेंगे। एडवांस टैक्स जो हमने पे कर रखा है, TDS, TCS, AMT क्रेडिट जो भी है, उन सब के साथ एडजस्ट करेंगे। एंड
उसके साथ इंक्लूड करने वाले हैं 234 ABC का जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको इंक्लूड करने वाले हैं, एंड जो अपना लेट फी है उसको भी इंक्लूड करने वाले हैं इफ एप्लीकेबल। अगर अपना बिलेटेड रिटर्न है तो लेट फी भी आएगा। इन सबको इंक्लूड करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो अपने को पे करना रहता है। दोबारा रिपीट करता हूँ भाई, सबसे पहले जो तुम्हारा टैक्स पेबल फिगर आया, अब उसके साथ तुम्हें एडजस्ट करना है एडवांस टैक्स, TDS, TCS, AMT क्रेडिट एंड प्लस करना है। एडजस्ट करना है मीन्स इन सबको आपको रिड्यूस करना है टैक्स पेबल से। ये सब रिड्यूस होने वाले हैं, बट तुम्हारा टैक्स पेबल में ऐड करोगे तुम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234ABC, लेट फी अंडर सेक्शन 234F। जो फाइनल फिगर है दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो अपने को पे करके चलना रहता है। ओके नेक्स्ट, पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन। ऐसे कौन से लोग हैं भाई जिनको मैंडेटरीली पैन के लिए अप्लाई करना है, उनके पास पैन नंबर होना ही चाहिए। ओके, नो कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले एवरी पर्सन इफ इज टोटल इनकम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स बेसिक एग्जामिशन लिमिट। सीधा सिंपल सा बात है, अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो उसे पैन कार्ड लेना पड़ेगा अप टू 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज एसेसेबल। ओके, सो जिस प्रीवियस ईयर में उसका टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है बेसिक एग्जामिशन लिमिट, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर दैट इज योर असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के 31 मई तक उसे पैन नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन whose total sales turnover gross receipt is likely to exceed 5 lakhs in any previous year। तो भाई अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम कोई प्रोफेशन कर रहे हो और तुम्हारे बिजनेस या फिर प्रोफेशन का जो टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्सीड करने वाले 5 lakhs, इन दैट केस भाई तुम्हें पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना है। कब तक अप्लाई कर लेना है? अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तुम्हें पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे देना है। ओके, एवरी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट other than individual who enters into a financial transaction of amount aggregating 2,50,000 or more in a financial year। अभी बोलता क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। एवरी पर्सन बीइंग ए रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होना चाहिए, बट अदर देन इंडिविजुअल मीन्स यहाँ पर वो इंडिविजुअल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल्स को बाहर निकाल दिया, जिनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 2,50,000 और मोर। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक पार्टनरशिप फार्म का। एक पार्टनरशिप फार्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है 1.5 लाख रुपए का, उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आया, डिपॉजिट हुआ, उसके बैंक अकाउंट में इतना डिपॉजिट हुआ, और वो कुछ पेमेंट करता है 2 लाख रुपए का। टोटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितने हो गए? 3,50,000 रुपए का टोटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय दैट पार्टनरशिप फार्म इज 3,50,000। इन दैट केस दैट पार्टनरशिप फर्म शुड हैव ए पैन मैंडेटरीली, एंड उसे पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे देना है अप टू 31 मई ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, CEO, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बियरर ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट 3। ये पॉइंट 3 में जितने भी लोग आए ना, ये पॉइंट 3 में जिन लोगों के बारे में भी हमने डिस्कशन किया, उस पॉइंट 3 के जो भी लोग हैं उनके जो KMPs हैं, पॉइंट 3 में जो लोग कवर हुए उनके KMPs। अब उनके KMPs को भी, व्हाट इज KMP? की मैनेजरियल पर्सन लॉ में पढ़े होंगे KMP। ओके, तो पॉइंट 3 में जो लोग कवर हुए उनके KMPs को भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है, और उनको एप्लीकेशन कब तक फाइल करना पड़ेगा? उनको पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा अप टू 31 मई ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन विच पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट 3 एंटर्ड इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड देयरिन। ओके, चलो नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू डिपॉजिट कैश in one or more account with bank, cooperative bank, post office, if aggregate amount of such cash deposit in such account during the financial year is 20 lakhs or more। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना है ऑफ 20 lakhs और मोर, इन दैट केस उसे मैंडेटरीली पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली सेम प्रोविजन इज ऑल्सो फॉर विड्रॉल। ओके, ऐसा कोई पर्सन जिसको अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करना है अमाउंटिंग टू 20 lakhs और मोर, इन दैट केस उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, विड्रॉल वाला पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग रीड कर लेना। अब उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई कब तक करना है? एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू डिपॉजिट कैश ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। ओके, जिस दिन
उसका कैश डिपॉजिट या फिर उसका कैश विड्रॉल एक्सीड करने वाला है वो स्पेसिफाइड लिमिट को, उस दिन से 7 दिन पहले उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू ओपन ए करेंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विथ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इन दैट केस ऑल्सो उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है, और उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू ओपन सच अकाउंट। जिस दिन वो अकाउंट ओपन करने वाला है उससे 7 दिन पहले उसे पैन नंबर के लिए अप्लाई कर लेना है। चलो, अब ये सब हो गया। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजेक्शन। ये जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजेक्शन्स दे रखा है, अगर आप ये ट्रांजेक्शन्स में एंटर हो रहे हैं, इन दैट केस मैंडेटरीली तुम्हें अपना पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। भाई देख लो क्या है, सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल बट अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल। तो बाइक को छोड़ के और कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो, इन दैट केस तुम्हें अपना पैन नंबर कोट करके चलना है। नेक्स्ट, ओपनिंग एन अकाउंट other than time deposit, that is FD, other than basic saving bank deposit account with a banking company और एक cooperative bank, in that case आपको आपका पैन नंबर कोड करके चलना है। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि अगर आप एक बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोई अकाउंट ओपन करते हो बट अदर देन एफडीज एंड सेविंग बैंक अकाउंट, तो फिर वो किसका बात कर रहा है, वो करंट अकाउंट का बात कर रहा है, कैश क्रेडिट अकाउंट का बात कर रहा है। तो अगर आप एक बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक के साथ करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन कर रहे हो, इन दैट केस आपको आपका पैन नंबर कोट करना है मैंडेटरीली। ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, इन दैट केस आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। डीमार्ट अकाउंट ओपन कर रहे हो, इन दैट केस आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। आप पेमेंट कर रहे हो किसी होटल और रेस्टोरेंट को, और ये वन टाइम पेमेंट है, और कितना पेमेंट कर रहे हो, एक्सीडिंग 50,000 इन कैश, पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। भाई दो चीजें, सबसे पहले पेमेंट हो रहा है होटल और रेस्टोरेंट को, वन टाइम पेमेंट कर रहे हो आप होटल एंड रेस्टोरेंट को। अच्छा, अब ये जो पेमेंट कर रहे हो इट इज मोर देन 50,000 और ये पेमेंट कैश में हो रहा है, पेमेंट कैश में हो रहा है, तभी आपको पैन नंबर कोड करके चलना है। लेट सपोज मैं किसी होटल को पेमेंट कर रहा हूँ, 80,000 का पेमेंट कर रहा हूँ, बट बैंकिंग चैनल से पे कर रहा हूँ, क्या मुझे पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है। बट अगर ये 80,000 मैं कैश में पे कर रहा होता, बिल्कुल मुझे पैन नंबर कोड करना पड़ता। नेक्स्ट, पेमेंट इन कनेक्शन विथ ट्रैवल टू फॉरेन। ओके, मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर रहा हूँ। किसको पेमेंट करूंगा? मैं अपने ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर रहा हूँ। फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम, या तो मैं फॉरेन ट्रैवल के लिए अपने ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, मोर देन 50,000 पेमेंट कर रहा हूँ, और ये पेमेंट इन कैश है। इन दैट केस मेरे को पैन नंबर मैंडेटरीली कोड करना पड़ेगा। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ फॉर परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा हूँ, इन दैट केस मैं पेमेंट कर रहा हूँ, एंड दिस पेमेंट इज मोर देन 50,000, इन दैट केस मुझे अपना पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इधर कैश नहीं लिखा। इट मीन्स अब अगर मैं म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा हूँ 80,000 रुपये के, और ये जो 80,000 रुपये का पेमेंट है ना, ये पेमेंट मैं कर रहा हूँ बैंकिंग चैनल से, क्या फिर भी मुझे पैन नंबर देना पड़ेगा? बिल्कुल, फिर भी तुम्हें पैन नंबर देना पड़ेगा। ओके। पेमेंट टू ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिवेंचर्स और बॉन्ड इश्यूड बाय इट। कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन डिवेंचर या फिर बॉन्ड इश्यू कर रहा है, आप वो डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट आप पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडिंग 50,000। इन दैट केस आपको मैंडेटरीली अपना पैन नंबर कोड करके चलना है। आप पेमेंट कर रहे हैं आरबीआई को फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई, और कितना पेमेंट कर रहे हैं? एक्सीडिंग 50,000। मैंडेटरीली अपना पैन नंबर कोड करके चलना है। डिपॉजिट विथ ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो? आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे। एक दिन में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा का, 50,000 से ज्यादा का आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो एक दिन में। इन दैट केस मैंडेटरीली आपको आपका पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। पैन नंबर में यहाँ पर किसको कोड करूंगा? बैंकिंग कंपनी को कोड करूंगा, कोऑपरेटिव बैंक को कोड करूंगा, पोस्ट ऑफिस को कोड करूंगा, जिसके साथ भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। अगर एक बैंक से या फिर एक कोऑपरेटिव बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक परचेज कर रहे हैं, एंड फॉर दिस परचेज आप पेमेंट कर रहे हो मोर देन 50,000 इन कैश ड्यूरिंग वन डे, इन दैट केस मैंडेटरीली आपको पैन नंबर कोड करके चलना है। ओके। नेक्स्ट, अब अगर आप एफडी कर रहे हो, टाइम डिपॉजिट, एफडी कहां कर रहे हो?
बैंकिंग कंपनी में कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, निधि कंपनी में कर रहे हो, या फिर एनबीएफसी में कर रहे हो, इन जगह में अगर आप एफडी कर रहे हो और जो तुम्हारा एफडी का अमाउंट है ना दैट इज मोर देन 50,000, और तुम साल भर में छोटे छोटे अमाउंट का एफडी करते हो और साल भर में जो तुम्हारा एग्रीगेट एफडी अमाउंट है ना अगर वो एक्सीड करता है 5 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस तुम्हें अपना पैन नंबर कोड करके चलना है। ध्यान रखना भाई, इधर दो लिमिट है। तुम वन टाइम एफडी कर रहे हो, अगर वन टाइम एफडी अमाउंट एक्सीड करता है 50,000, इन दैट केस पैन कोड करना है। साल भर में तुम छोटे छोटे एफडीज कर रहे हो, बिलो 50,000 के एफडीज कर रहे हो, बट साल भर में जो तुम्हारा एग्रीगेट अमाउंट हो गया ना जो तुमने एफडी किया है दैट इज मोर देन 5 lakhs, इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें अपना पैन नंबर कोड करके चलना है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अभी नेक्स्ट है अपना पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अपने पेमेंट कर रहे हैं, इफ सच पेमेंट इज मोर देन 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस अपने को पैन नंबर कोड करके चलना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है अदर देन शेयर्स। तो अगर शेयर्स को अपने एक्सक्लूड कर रहे हैं फिर सर कौन से सिक्योरिटीज, आपके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स हो गए। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, इन दैट केस इन सच कॉन्ट्रैक्ट पैन कोड करना मैंडेटरी है फॉर बोथ बायर एंड सेलर इफ वैल्यू पर सच ट्रांजेक्शन इज मोर देन 1 लाख। ओके, ये जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है ना सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर ये ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 1 लाख, इन दैट केस बोथ बायर एंड सेलर हैज टू कोट देयर पैन। ध्यान रखना। अब सर ये जो पॉइंट नंबर 14 है और ये जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें जरा डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 8 वहां पर भी डिवेंचर बॉन्ड्स है और मैंने बोला सर इधर भी डिवेंचर्स और बॉन्ड्स ही कवर होने वाले हैं, बट यहां पर लिमिट दे रखा है 1 लाख का, इधर लिमिट दे रखा है 50,000 का। दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। पॉइंट नंबर 8 में वो ये कहता है कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स इशू कर रहा है और मैं उस कंपनी से, उस इंस्टीट्यूशन से परचेज कर रहा हूं। ओके, वो हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 8 में कवर होता है। पॉइंट नंबर 14, एक कंपनी डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स इशू कर रहा था, मैं उससे डिवेंचर्स परचेज कर लिया। ओके, अब मेरे पास जो डिवेंचर्स है मैं वो डिवेंचर्स किसी और को सेल कर रहा हूं। ओके, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया, मैंने परचेज किया, वो कहां कवर हो गया, वो कवर हो गया तुम्हारा पॉइंट 8 में। अब पॉइंट 14 क्या कहता है, जो डिवेंचर्स मेरे पास है वो डिवेंचर्स अब मैं किसी और को सेल कर रहा हूं, भाई वो ट्रांजेक्शन कवर होगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 14 में। दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सेल और परचेज बाय एनी पर्सन शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली यहां पर वो बात कर रहा है अनलिस्टेड शेयर्स का, अगर सेल और परचेज हो रहा है, इन दैट केस बोथ बायर एंड सेलर हैव टू कोड देयर पैन इफ ट्रांजेक्शन इज मोर देन 1 लाख। जो ट्रांजेक्शन का आपका वैल्यू है ना दैट इज मोर देन 1 लाख, इन दैट केस बोथ बायर एंड सेलर को अपना पैन नंबर कोड करके चलना है। सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या फिर परचेज हो रहा है, इन दैट केस बोथ बायर एंड सेलर हैव टू कोड देयर पैन इफ अमाउंट और एसटीबी इज एक्सीडिंग 10 lakhs। किसका अमाउंट, किसका एसटीबी, ऑब्वियस सी बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है या फिर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एसटीबी है अगर वो मोर देन 10 lakhs है, इन दैट केस बोथ बायर एंड सेलर हैव टू कोट देयर पैन। पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, अगर वहां पर आप पेमेंट कर रहे हो एंड योर पेमेंट इज मोर देन 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस आपको पैन नंबर कोड करके चलना है। सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज अदर देन एवब, ये ऊपर के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने डिस्कस किया ना उनको छोड़ के अगर एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज हो रहा है, बोथ बायर एंड सेलर हैव टू कोड देयर पैन इफ सच ट्रांजेक्शन अमाउंट इज मोर देन 2 lakhs। ओके, अब अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है 20 lakhs और मोर का इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस आपको पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। अगर कैश विड्रॉल हो रहा है 20 lakhs और मोर का इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस ऑल्सो आपको पैन नंबर कोड करके चलना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है अगर कोई माइनर ये ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में एंटर करता है और उसके पास पैन नंबर है नहीं तो कोई बात नहीं, वो अपने मम्मी पापा का भी पैन नंबर दे सकता है, वो अपने पेरेंट्स का भी पैन नंबर दे सकता है। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पैन नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई पर्सन जो ये ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा है और उसके पास पैन नंबर है ही नहीं, तो फिर सर वो क्या कर सकता है, तो फिर वो फॉर्म 60 फाइल कर सकता है। बाय फाइलिंग फॉर्म 60 वो डिस्क्राइब करेगा ट्रांजेक्शंस एंटर्ड बाय दैट पर्सन। ओके, 2 पॉइंट। सबसे पहली बात, माइनर, अगर ऊपर वाले ट्रांजेक्शंस जो
कर रहा है वो एक माइनर है, इन दैट केस वो अपने पैन नंबर, उसके पास तो पैन नंबर नहीं होगा, इन दैट केस वो अपने मम्मी पापा का पैन नंबर दे सकता है। ओके, ऊपर वाले ट्रांजेक्शंस में जो पर्सन एंटर हो रहा है उसके पास पैन नंबर है ही नहीं, ड्यू टू सम रीजन उसके पास पैन नंबर है ही नहीं, इन दैट केस वो फाइल करेगा फॉर्म 60 एंड इन दैट फॉर्म 60 वो पर्टिकुलर्स देने वाला है फॉर दोज ट्रांजेक्शंस एंटर्ड बाय दैट पर्सन। ओके, चलो नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट टू कोड पैन। ओके, ये वाला तो मैंने आपको कटवा दिया था। ओके, सो पर्सन जो ट्रांजेक्शन्स में एंटर हो रहा है, अगर वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कंसोलर ऑफिस है, इन दैट केस उसे पैन नंबर कोड करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। एवरी पर्सन, अच्छा ये मैं बस आपको एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ ऐसा कहता है कि लेट सपोज तुम ये ऊपर के ट्रांजेक्शन्स में एंटर हुए, ऊपर का जो हमने लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स पढ़ा ना, उस ट्रांजेक्शन्स में उस ट्रांजेक्शन में अगर कोई पर्सन एंटर करता है लेकिन उसके पास पैन नंबर, उसके पास पैन नंबर नहीं था। ओके, तो उसके पास अगर पैन नंबर नहीं था तो उसने पैन नंबर के लिए अप्लाई किया, तो उसने पैन नंबर के लिए अप्लाई तो कर लिया, अभी पैन नंबर आने में तो कुछ टाइम लगेगा, और कुछ दिन टाइम लगेगा पैन नंबर आने में, तो कोई बात नहीं, एक काम करो भाई, पैन नंबर आने में टाइम लगेगा, तुमने पैन नंबर के लिए अप्लाई कर लिया ना, तो अभी तुम पैन नंबर की जगह आधार भी कोड कर सकते हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है, ऊपर के ट्रांजेक्शन में अगर कोई पर्सन एंटर होता है बट उसके पास पैन नंबर है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, पैन नंबर के लिए अप्लाई करेगा, वो पैन नंबर के लिए अप्लाई कर लिया बट अभी पैन नंबर आने में टाइम लगेगा। ठीक है भाई, पैन नंबर जब आएगा आएगा, ठीक है, बात की बात है। अभी के लिए तुम आधार नंबर कोड करके, अपना आधार नंबर कोड करके भी इन ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम्हारा आधार और पैन लिंक हो रखा है, अगर तुम्हारा आधार और पैन लिंक हो रखा है तो फिर जहां जहां भी पैन नंबर कोड करने के लिए बोला गया ना, वहां पर अगर तुम अपना आधार नंबर भी कोड कर लोगे फिर भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाता है भाई पेनल्टीज वाला बात। अब पेनल्टीज वाला बात क्या कहता है, सबसे पहला तो ये कहता है कि जिन लोगों को पैन नंबर लेना मैंडेटरी है, ऊपर हमने लिस्ट पढ़ा ना, जिन लोगों को पैन नंबर लेना मैंडेटरी है, ये वाला लिस्ट, ये वाला लिस्ट। ओके, इन लोगों को पैन नंबर लेना मैंडेटरी है, इन लोगों के पास पैन नंबर होना चाहिए, बट अगर इन लोगों ने पैन नहीं ले रखा, पेनल्टी 10,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी उनके ऊपर लगने वाला है। नेक्स्ट, फेलियर टू कोड पैन और आधार नंबर। ओके, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें पैन या फिर आधार नंबर कोड करना चाहिए था बट कोड नहीं हुआ है, या फिर पैन और आधार कोड तो हुआ है बट उसको ऑथेंटिकेट नहीं करवाया गया, या फिर जो पैन और आधार कोड किया गया है वो फॉल्स है, इन दैट केस 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। ओके, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था टू कोड द पैन, जो रिस्पॉन्सिबल था टू ऑथेंटिकेट द पैन, जो रिस्पॉन्सिबल था टू कोड ए करेक्ट पैन, उसको पेनल्टी पे करना है। और कितना पेनल्टी पे करना है, 10,000 पर डिफॉल्ट। ओके, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज भाई मैं किसी होटल को पेमेंट कर रहा हूं 60,000 रुपए का कैश में, अगर मैं किसी होटल को पेमेंट कर रहा हूं 60,000 रुपए का कैश में, इन दैट केस मेरे को पैन नंबर देना पड़ेगा उस होटल को। ओके, ठीक है, मैं पैन नंबर नहीं दिया, पैन नंबर दिया या फिर उस पैन नंबर दिया पर उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया, पैन नंबर दिया बट वो फॉल्स था। इन ऑल दिस सिचुएशंस आई विल बी पैनलाइज्ड विथ 10,000, बराबर। ओके, ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता यहां पर होटल वाले का भी गलती है, होटल वाले का भी गलती है। अगर मैंने पैन नंबर नहीं दिया तो होटल वाले को मांगना भी तो चाहिए था ना कि भाई तू पैन नंबर दे। ओके, दूसरा, मैं अगर पैन नंबर ऑथेंटिकेट नहीं किया, होटल वाले को बोलना चाहिए था कि भाई तू पैन नंबर ऑथेंटिकेट कर, लेकिन होटल वाला मेरे को नहीं बोला। मैं पैन नंबर कोड नहीं किया, होटल वाला कुछ नहीं बोला। मैं पैन ऑथेंटिकेट नहीं किया, होटल वाला कुछ नहीं बोला। इन दैट केस सर होटल वाले की भी तो गलती है, सर उसके ऊपर भी तो पेनल्टी लगाओ। बिल्कुल, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगने वाला है 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। ओके, person receiving such documents fail to ensure PAN or Aadhaar quoted or fail to ensure such PAN or Aadhaar has been duly authenticated, in that case भाई को 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा। और ध्यान रखना, ये सब पेनल्टीज लगाने से पहले एक बार भोंकने का मौका तो देना ही है उन्हें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। चलो नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ आधार। भाई अगर 1/7/2017 या फिर उसके बाद 1 जुलाई 2017 या फिर उसके बाद अगर आप पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो या फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें अपना आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी है। 1/7/2017 या फिर उसके बाद अपने पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं या फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इट इज मैंडेटरी टू कोट योर आधार नंबर। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है सर, जिन लोगों को भी बिफोर 1 जुलाई 2017
पैन नंबर अलॉट हो गया है, ऐसे लोग जिनको 1 जुलाई 2017 से पहले पैन नंबर अलॉट हो गया है, उनको अपना पैन और आधार लिंक करवा के चलना है अप टू 31 मार्च 2022। उनको अपना आधार और पैन लिंक करवा के चलना है अप टू 31 मार्च 2022। और अगर वो अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाते अप टू 31 मार्च 2022, इन दैट केस उनका जो पैन है ना उसको इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। ओके अब सर अगर ये पैन जो इनऑपरेटिव हो गया है इसको अगर मुझे ऑपरेटिव करना है तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपना पैन और आधार लिंक करवाना पड़ेगा। तुम्हारा पैन इनऑपरेटिव क्यों हुआ? क्योंकि तुम लिंक नहीं करवाए थे अपना पैन और आधार। तो अब तुम अपना पैन और आधार को लिंक करो, और अब जब तुम अपना पैन और आधार को लिंक करने जाओगे ना, यू हैव टू मेक ए पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। अब पैन और आधार लिंक करते टाइम तुम्हें 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार तुम अपना पैन और आधार लिंक करवा देते हो विथ पेमेंट ऑफ दिस 1000 रुपीज, तुम्हारा पैन ऑपरेटिव हो जाएगा विद इन 30 डेज। आई होप इट इज क्लियर। ओके नेक्स्ट। अब बात ये है कि सर अगर मेरा पैन इनऑपरेटिव हो भी जाता है, ठीक है ना सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा? भाई बहुत कुछ हो जाएगा। देख क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो अगर तुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड मिलना हो ना, नहीं मिलेगा। अब इस रिफंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलना हो, वो भी नहीं मिलेगा। रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जो तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस का रेट है ना, वो भी हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस एप्लीकेबल होने वाला है। भाई इसके 3 इंपैक्ट है: नो रिफंड, नो इंटरेस्ट ऑन रिफंड, हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। ओके नेक्स्ट। अब पता है एक प्रोविजन था, अब तो ये हो गया कि अपने को सर आधार नंबर कोड करना है वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और वाइल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर पैन। ठीक है, अगर किसी के पास आधार नहीं है तो फिर सर वो क्या करेगा? वो सबसे पहले आधार नंबर के लिए एप्लीकेशन देगा, और आधार एप्लीकेशन का जो एनरोलमेंट आईडी है ना, वो एनरोलमेंट आईडी भी अगर वो कोड कर लेता था ना तो भी चलता था। ठीक है, बट अब इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इफ ए पर्सन डज नॉट हैव ए आधार नंबर, ही इज रिक्वायर्ड टू कोट एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है, इन दैट केस सबसे पहले उसे आधार नंबर के लिए अप्लाई करना रहता था। अब जब वो आधार नंबर के लिए अप्लाई करता था, जो एनरोलमेंट आईडी आता था ना, वो एनरोलमेंट आईडी भी अगर वो आधार नंबर की जगह कोड कर देता था तो फिर चल जाता था। बट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आई होप इट इज क्लियर। ओके ठीक है, तो जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट आईडी कोड करके पैन नंबर के लिए अप्लाई किया था, उनको अपना आधार और पैन लिंक करवा के चलना है अप टू 31 दिसंबर 2025। ये 2 डेट आपको याद रखना पड़ेगा। भाई ये तो अमेंडमेंट है, ये तो अमेंडमेंट है, आ भी सकता है, इस बार एमसीक्यू में पूछ भी सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करा के चल रहा था ना, मैंने 2 मार्क करवाए थे, एक मैंने ये मार्क करवाया, हाँ, एक इसको भी मार्क करके रखो, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। स्ट्रेट आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इवन आप इसको भी मार्क करके चलो, ये भी पूछता है बहुत बार। ओके, अब और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अच्छा देखो, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। ये वाला जो टेबल है, एक तो ये किन लोगों को मैंडेटरी पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है और कौन से ट्रांजेक्शन्स में हमें पैन नंबर कोड करना है, ये तो एग्जाम में आएगा, आना ही आना है। ठीक है, वो और में ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ये मैं मार्क नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन मार्क करके रखो, ये बहुत बार पूछता है, इसको भी मार्क करके रखो। ओके, अब सर ये जो आपने बोला ना कि सर अपने को आधार नंबर कोड करना रहता है, आधार नंबर कोड करना रहता है पैन एप्लीकेशन में या फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न में, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन। ये जो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। आधार कोडिंग का जो प्रोविजन है ना, वो इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता। कौन है ये लोग, जरा देखते हैं। इंडिविजुअल हु डज नॉट पोजेस आधार नंबर, जिनके पास आधार नंबर नहीं है, एंड रिसाइडिंग इन आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। वो रहते कहाँ पर है? आसाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, मेघालय में रहते हैं, और उनके पास आधार नंबर नहीं है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तुम आधार कोड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। नॉन रेसिडेंट, आधार नंबर नहीं है और वो नॉन रेसिडेंट है, आधार नंबर नहीं है, एंड उनका जो एज है ना 80 और मोर है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बेसिकली वो सुपर सीनियर सिटीजन है, एंड आधार नंबर नहीं है, एंड वो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया है। इन दैट केस उन्हें आधार कोड करने का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहली बात तो आधार नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिसाइडिंग इन आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, या फिर वो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर उनका एज 80 और मोर हो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन दैट केस उन्हें आधार कोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न। अब ये सारे पॉइंट्स में कवर नहीं कराऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो कवर करा लूंगा, बट आपको भाई सब कुछ पढ़ के जाना है। ओके चलो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर एक इंडिविजुअल एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, अगर एक इंडिविजुअल इंडिया से एब्सेंट है, इन दैट केस उसके बिहाफ में उसके रिटर्न को कौन वेरीफाई करने वाला है? ऐसा कोई पर्सन जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। ओके, और अगर वो इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेड है, दैट इज पागल है, इन दैट केस उसका रिटर्न को वेरीफाई करने वाले हैं उसके गार्डियन और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेड टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, एचयूएफ का तो भाई करता करेगा, और अगर एचयूएफ का जो करता है वो करता एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, इंडिया के बाहर है, या फिर मेंटली इनकैपेसिटेड है, इन दैट केस भाई एचयूएफ का रिटर्न को कौन वेरीफाई करने वाला है? एनी अदर एडल्ट मेंबर। ध्यान रखना, लिखा है भाई एनी अदर एडल्ट मेंबर, एनी अदर मेल मेंबर नहीं लिखा, एनी अदर एडल्ट मेंबर लिखा है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके ठीक है। कंपनी का तो भाई रिटर्न वेरीफाई कौन करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। ओके, लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर वो भी वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, अगर जो तुम्हारा कंपनी है ना वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हुआ तो इन दैट केस मैनेजिंग डायरेक्टर और पर्सन हैविंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी। और अगर कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है तो फिर सर कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न को? लिक्विडेटर वेरीफाई करके चलेगा। अगर कंपनी के नाम पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है तो इन दैट केस सर रिटर्न को कौन वेरीफाई करके चलेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो वेरीफाई करके चलेगा। ओके नेक्स्ट, फर्म के केस में भाई रिटर्न कौन वेरीफाई करता है? मैनेजिंग पार्टनर। अगर मैनेजिंग पार्टनर है नहीं तो एनी अदर पार्टनर उसको वेरीफाई कर सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी के केस में कौन वेरीफाई करता है? आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, अब अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है नहीं तो एनी पार्टनर ऑफ द एलएलपी और पर्सन प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस। एओपी बीओआई उसके लिए रहेगा मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर एंड पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका रिटर्न वेरीफाई करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम भाई देखो, ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये आप फाइल कर सकते हो विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स तक आपके पास अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका है। सर मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? सर मेरा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31/3/2027। सर यहां से 48 मंथ्स, सर अगर यहां से मैं 48 मंथ्स गिनूं ना, इट विल बी 31 मार्च 2028 एक साल हुआ, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2031। सो 31 मार्च 2031 तक मेरे पास टाइम है भाई। 31 मार्च 2031 तक मेरे पास टाइम है टू फाइल ए बिलेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। आई होप इट इज क्लियर। ओके ठीक है, बट ऐसे कुछ सिचुएशंस है जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। अगेन इट इज अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो 5 ऐसे सिचुएशन है जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। सॉरी, नॉट बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, सॉरी अपडेटेड रिटर्न, दैट इज योर रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a), अपडेटेड रिटर्न। गलती से शायद मैं बिलेटेड रिटर्न बोल दिया, अपडेटेड रिटर्न। ओके, सो 5 ऐसे सिचुएशंस है जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। सबसे पहला, अगर तुम्हारा जो अपडेटेड रिटर्न है ना, योर अपडेटेड रिटर्न इज ए लॉस रिटर्न। योर अपडेटेड रिटर्न अगर एक लॉस रिटर्न है, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइल ए अपडेटेड रिटर्न। ओके, अच्छा अब ये जो तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हो ना, ड्यू टू दिस अपडेटेड रिटर्न अगर तुम्हारा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है, जो तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था 139(1), 139(4) या फिर 139(5) में, उस ओरिजिनल रिटर्न में जो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी था वो टैक्स लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है बाय फाइलिंग ए अपडेटेड रिटर्न। इन दैट केस आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से तुम्हें रिफंड मिलने वाला है, इन दैट केस ऑल्सो तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर तुम्हारे रिफंड में इंक्रीज होने वाला है, जो रिफंड तुम्हें मिलने वाला था एज पर योर ओरिजिनल रिटर्न, उस रिफंड अमाउंट में अगर इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया ना, इफ यू हैव फाइल्ड योर अपडेटेड रिटर्न वंस, इन दैट केस आगे आप दोबारा अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इट मींस अपडेटेड रिटर्न
आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फाइल कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एक बार फाइल कर चुके दोबारा फाइल नहीं कर सकते। वेयर ए पर्सन हैज फर्निश्ड ए अपडेटेड रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन फॉर रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, एक बार फाइल कर लिए दोबारा फाइल नहीं कर सकते। वेयर एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड फॉर रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो उस असेसमेंट ईयर का जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था या फिर ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल नहीं भी किया था, उस असेसमेंट ईयर में अगर आपका कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है, इन दैट केस आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर, अच्छा एक काम करिएगा, इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें कब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके सबसे पहले अगर तुम्हारा जो अपडेटेड रिटर्न है ना वो एक लॉस रिटर्न है, योर अपडेटेड रिटर्न इज ए लॉस रिटर्न, आप फाइल नहीं कर सकते। तुम्हारा ये जो अपडेटेड रिटर्न है ना, वाई फाइलिंग दिस अपडेटेड रिटर्न तुम्हारा जो टोटल टैक्स लाइबिलिटीज है ना वो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से तुम्हें रिफंड मिलने वाला है या फिर तुम्हारा जो रिफंड अमाउंट है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड, अगर तुम एक बार अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो दोबारा फाइल नहीं कर सकते। जिस असेसमेंट ईयर के लिए तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो उस असेसमेंट ईयर के लिए कोई असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट चल रहा है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लीट कर चुका है फॉर दैट असेसमेंट ईयर, इन दैट केस ऑल्सो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट, टाइम टू फर्निश अपडेटेड रिटर्न एंड एडिशनल टैक्स पेबल। ऑब्वियस सी बात है, अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो तो भाई तुम्हें कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, बराबर। अब देखते हैं कितना एडिशनल टैक्स पे करना है। अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ्स के अंदर अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, इन दैट केस यू हैव टू पे ए एडिशनल टैक्स ऑफ 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। ध्यान रखना, टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल। कौन सा इंटरेस्ट सर? 234 ABC के जो इंटरेस्ट है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल जो भी आ रहा है उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना है अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इट मीन्स अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो अप टू 31 मार्च 2028, ओके हमारे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं। अच्छा, अब अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का एंड हुआ, 12 मंथ्स जा चुका है, उसके बाद तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो बट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, इन दैट केस यू हैव टू पे एडिशनल टैक्स एट द रेट 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स और इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, इट मीन्स अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो आफ्टर 31 मार्च 2028 but within 31 मार्च 2029, इन दैट केस आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। 50% किसका निकालेंगे सर? टैक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेबल। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो आफ्टर 24 मंथ्स बट विद इन 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के एंड से 24 मंथ्स के बाद आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो बट विद इन 36 मंथ्स, इन दैट केस यू हैव टू पे 60% ऑफ टैक्स and interest payable as your additional tax for this updated return. It means if you are filing your updated return after 31st March 2029 but within 31st March 2030, आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो आफ्टर 31 मार्च 2029 बट विद इन 31 मार्च 2030, इन दैट केस भाई तुम्हें पे करना है 60% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज एडिशनल टैक्स फॉर दिस अपडेटेड रिटर्न। नेक्स्ट, इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के एक्सपायरी के बाद आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो बट विद इन ए पीरियड ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, इन दैट केस you have to pay 70% of aggregate of tax and interest payable as determined in, अच्छा ये काट दो, ये छोड़ दो, okay, 75% of aggregate tax and interest payable, so 75%, sorry not 75, 70, sorry 70%
ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल का 70% आपको पे करना है एज एडिशनल टैक्स. ओके, इफ यू आर फाइलिंग योर अपडेटेड रिटर्न आफ्टर 36 months within 48 months from the end of the relevant assessment year. It means if you are filing your updated return after 31st March 2030 but within 31st March 2031, in that case you have to pay 70% of tax and interest payable as your additional tax for this updated return. ओके, और ध्यान रखना अगर तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ दिस एडिशनल टैक्स इज मैंडेटरी. प्रूफ ऑफ पेमेंट के बिना तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. अब भाई ये अगेन इसको भी मैं IMP मार्क करता हूं और ये तुम खुद ही पढ़ लेना, ठीक है. टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, यार ये जो भी है ये पूरा आपको रट के जाना है भाई. टैक्स रिटर्न प्रिपेरर के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये पूरा भाई आपको एज इट इज रट के जाना है, छाप के आना है, ठीक है. तो ये तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है. चलो, इसी के साथ तो अपना ये जो लास्ट वाला चैप्टर है इसका भी रिवीजन कंप्लीट हुआ. ओके, चलो, थैंक यू.